एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दे रही हूँ, आप वो जरूर देखें। इस एपिसोड की शुरुआत 2003 के टाइम से होती है और हम मीहुन को देखते हैं जो बॉन्सक को अपनी पीठ पे ली हुई कहीं चलती जा रही थी और उसके साथ में बहुत सारा लगेज भी था। थक जाने पर वो बॉन्सक को लेकर एक रेस्टोरेंट जाती है और कोई डिश ऑर्डर करती है जिसको खाता हुआ बॉन्सक बहुत खुश हो रहा था और इस खुशी की वजह से उसका चेयर जमीन से उठने लग जाता है। मीहुन तुरंत अपने पैर से उसके चेयर को रोकती है ताकि किसी को पता न लगे। वो बहुत डरी हुई सी लग रही थी और बॉन्सक की तरफ देखकर कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। मीहुन के आंखों से आंसू गिरने लगे थे। फिर हम देखते हैं कि मीहुन एक अनफिनिश्ड स्पेस रेंट करती है रहने के लिए और वहाँ के ओनर को 3 साल का एडवांस देकर कहती है कि उसकी बस एक शर्त है कि वो यहाँ कभी ना आए। मीहुन फिर बॉन्सक से कहती है कि हमारा घर बहुत बड़ा है ना। रात में वो बॉन्सक को पीठ में ली हुई एक बुचर शॉप पे जाती है तो शॉप ओनर बॉन्सक को देखकर कहती है कि ये तो बहुत बड़ा है, फिर इसे पीठ पे क्यों लिया हुआ है, इसे कोई प्रॉब्लम है क्या। मीहुन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुम जो बोल रही हो वो इसे समझ नहीं आ रहा होगा, ये डिसेबल्ड नहीं है, पर अगर ये होता तो सोचो तुम्हारी बात सुनकर इसे कैसा लगता। शॉप ओनर कुछ बोलती उससे पहले उसका बेटा वहाँ आ जाता है और मीहुन नोटिस करती है कि वो स्पेशल था। मीहुन को अब गिल्टी फील होता है और वो शॉप ओनर से माफी मांगती है। शॉप ओनर कहती है कि माफी मांगने की कोई बात नहीं है, तुमने शायद मेरी बातों का गलत मतलब ले लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीहुन बॉन्सक के साथ उसी हॉल में रहने लगी थी। बॉन्सक चल नहीं पाता था, चलने की कोशिश करने पे वो उड़ने ही लग जाता था तो मीहुन उसके कमर पे रस्सी बांधकर उसे चलना सिखाती थी। उसी दौरान मीहुन ने ये नोटिस किया था कि बॉन्सक का उड़ना उसके इमोशन से भी जुड़ा हुआ था। जब वो ज्यादा खुश होता था तो उड़ने लगता था और फिर गिर जाता था। फिर हम 2007 का सीन देखते हैं। बॉन्सक अब थोड़ा बड़ा हो गया था और मीहुन ने एक घर खरीद लिया था जहाँ से वो एक रेस्टोरेंट भी चला रही थी। बॉन्सक अब स्कूल जाने लगा था और स्कूल के बाद उसे सीधा घर आना होता था। सारे बच्चे जब बाहर खेल रहे होते थे तब वो अपने कमरे में बैठा टीवी देखा करता था। टीवी में सुपर हीरो को उड़ता देख वो भी उड़ने के सपने देखता था, वो भी सुपर हीरो बनना चाहता था। स्कूल में एक बार उसका एक क्लासमेट सबको सुपर हीरो बनकर दिखा रहा था तो सारे बच्चे उससे बहुत इम्प्रेस हो रहे थे और उसे चीयर कर रहे थे। बॉन्सक का भी मन होता है कि सब लोग उसके लिए भी चीयर करे, उसके लिए भी तालियां बजाए, तो वो अपने बॉडी से एक्स्ट्रा वेट्स को हटाकर एकदम ऊंचे पे खड़ा हो जाता है और सबको सुपर हीरो बनकर दिखाता है। फिर वो वहाँ से जंप करता है और उड़ता हुआ काफी दूर जाके खड़ा होता है। सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं और उसको चीयर करने लगते हैं। उस समय हम एक आदमी को देखते हैं जो स्कूल के बाहर से बॉन्सक को ऐसा करते देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि बॉन्सक के टीचर ने बॉन्सक और उसकी मॉम को बुलाया था क्योंकि बॉन्सक के देखा देखी में एक बच्चे ने भी वैसे ही जंप करना ट्राई किया था और इस चक्कर में उसे चोट लग गई थी। टीचर मीहुन से कहती है कि मुझे पता है कि बॉन्सक बस खेल रहा था, उसने इतनी दूर जंप किया कि बाकी बच्चों को लगा कि वो उड़ रहा है। बच्चों की इमेजिनेशन ज्यादा होती है ना। पर इन सब एक्ट्स के लिए स्कूल के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं ताकि फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो। मीहुन टीचर से पूछती है कि जिस बच्चे को चोट लगी वो अब कैसा है, तो टीचर बॉन्सक को बाहर भेजकर मीहुन को बताती है कि उस बच्चे की हालत काफी सीरियस है। मीहुन फिर बॉन्सक से बात करती है तो वो कहता है कि वो लड़का पहले शो ऑफ कर रहा था, उसने सबसे कहा था कि वो उड़ सकता है जबकि वो उड़ नहीं सकता। मीहुन बॉन्सक से कहती है कि वो फिर कभी ऐसा कुछ ना करे तो वो कहने लगता है कि ऐसा क्यों, मैं उड़ सकता हूँ, आपने ही तो कहा था कि मेरे पास पावर्स है। मीहुन फिर बॉन्सक को समझाती है कि पावर्स का असली मतलब दूसरों को सिंपैथी दिखाना होता है, उनकी फीलिंग्स को समझना होता है। कोई भी सुपर हीरो कभी किसी को दुख नहीं देता। तुमने बाकी बच्चों के सामने शो ऑफ किया, ऐसा दिखाया कि तुम उस बच्चे से बेटर हो। तुमने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे लगा था कि तुम समझते हो पर शायद नहीं। अपनी मॉम की बात से बॉन्सक को अपनी गलती समझ आती है और उसे बहुत गिल्टी फील होने लगता है। वो अपने घर की छत पे खड़ा बहुत जोर जोर से रो रहा था। उस समय बहुत तेज बारिश और हवा चल रही थी। अपने इमोशंस की वजह से वो हवा में फ्लोट कर रहा था। तभी तेज हवा उसे उड़ा ले जाने लगती है और बचने के लिए वो एक रस्सी पकड़ लेता है। सही समय पे मीहुन वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेती है।
फिर हम करंट टाइम का देखते हैं। बॉन्सोक अपने स्कूल बस में चढ़ता है तो बस ड्राइवर से थोड़ी बात करता है। दोनों थोड़े फ्रेंडली लग रहे थे। ड्राइवर तो उसे चिढ़ाता भी है कि लगता है तुम कल वाली लड़की का वेट कर रहे हो। बॉन्सोक थोड़ा शर्मा सा जाता है क्योंकि वो एक्चुअली में हीसू का वेट कर रहा था। बस में बैठा बॉन्सोक फिर हीसू को देखता है जो रेनकोट पहनी हुई दौड़ती स्कूल की तरफ जा रही थी। स्कूल का गेट बंद होने ही वाला था। जैसे ही बॉन्सोक घुसने वाला था, हीसू भी वहाँ पहुँच जाती है और दोनों टकरा जाते हैं। बॉन्सोक की एबिलिटी की वजह से वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ में छिल भी जाता है। मिस्टर शो और हीसू दोनों को लगता है कि बॉन्सुक ने जानबूझकर ड्रामा किया क्योंकि हीसू उसके आधे वेट की थी, तो उससे टकराकर वो उतनी दूर कैसे जा सकता है। फिर लेट होने की वजह से एज पनिशमेंट मिस्टर शो दोनों को स्कूल के बाद क्लीनिंग ड्यूटी देते हैं। दोनों फिर जब अंदर जा रहे थे तो हम स्कूल के गार्ड को नोटिस करते हैं जो बहुत ध्यान से उनको जाता देख रहा था। दूसरी तरफ हम उसी किलर फ्रैंक को देखते हैं जो अपने दूसरे टारगेट की फाइल देख रहा था जिसका नाम बोंगप्योंग था। वो एक सेकेंड हैंड बुक स्टोर पे जाता है और अंदर से डोर क्लोज कर लेता है। फिर वो स्टोर ओनर से कहता है, तुम्हारा नाम बोंगप्योंग है ना? ओनर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि ये उसका असली नाम नहीं था बल्कि कोड नेम था। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे और क्यों? मैं तो रिटायर्ड हूँ। फ्रैंक एक फाइल दिखाकर कहता है, मुझे पता नहीं, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। बोंगप्योंग इलेक्ट्रिक मैन था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से उसे पावर मिलता था। फ्रैंक ये जानता था और इसलिए वो वहाँ का पावर कट कर देता है। बोंगप्योंग फिर टेबल में रखे एक घड़ी से बैटरीज निकालकर अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है जिससे उसके पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ जाता है। उसी समय हम बस ड्राइवर को देखते हैं जिसने अपनी बस में रेडियो चला रखा था। वो नोटिस करता है कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज होने लगी थी। ये देखकर वो थोड़ा परेशान सा हो जाता है। इधर बोंगप्योंग अपने पावर्स यूज करके फ्रैंक से लड़ने लग जाता है और उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। बट फ्रैंक भी काफी स्किल्ड था। वो बोंगप्योंग को अच्छा कंपटीशन दे रहा था। लड़ाई के बीच में बोंगप्योंग टेबल पे रखे एक फोटो को अपने पावर से आधा जला देता है। ऐसा लग रहा था कि बोंगप्योंग फ्रैंक को मार ही देगा, पर फ्रैंक को एक मौका मिलता है और वो मौका का यूज करके बोंगप्योंग की गर्दन ही तोड़ देता है। फ्रैंक फिर वो फोटो उठाता है। वो समझ जाता है कि फोटो में बोंगप्योंग के साथ उसका बेटा था जिसका चेहरा उसने जला दिया था। स्टोर में उतनी इलेक्ट्रिसिटी वाली फाइट की वजह से आग लग जाती है और फ्रैंक फोटो लेकर वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल का देखते हैं। हीसू भागती हुई स्कूल गई थी जिसकी वजह से उसमें से स्मेल आ रहा था। वो बोंगसुक से उसका पीई यूनिफॉर्म बोरो करती है और शावर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। गैंगून जो उस पे नजर रख रहा था उसे जाता हुआ देखता है और ये भी देखता है कि क्लास का एक दूसरा लड़का कीसू उसके पीछे जा रहा था। वो भी उनके पीछे जाता है और कीसू को रोककर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कीसू क्लास का बुली था। वो गैंगून के क्वेश्चन का आंसर तो नहीं करता है बल्कि उससे झगड़ने में लगता है और उससे साइड में चलकर फाइट करने को कहता है। गैंगून को भी गुस्सा आ रहा था। वो उसके साथ साइड में जाने लगता है और एक टीचर उनको उधर जाता देख भी लेता है। कीसू गैंगून से फाइट करने लगता है और उस समय हमें गैंगून के पावर्स का पता चलता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो कीसू को बहुत मारता है और उसे वहीं छोड़कर क्लास वापस चला जाता है। बाद में मिस्टर चो क्लास में कीसू के बारे में पूछते हैं तो गैंगून कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो वो जल्दी घर चला गया। क्लास के बाद हीसू बोंगसुक को अपने साथ यूनिफॉर्म स्टोर चलने को बोलती है क्योंकि वो और किसी को जानती नहीं थी। गैंगून अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ उनकी बातें सुन रहा था। फिर हम हीसू के डैड को देखते हैं जो न्यूज में बोंगप्योंग के मरने वाली न्यूज देख रहे थे। न्यूज में बताया जा रहा था कि इलेक्ट्रिकल सर्ज की वजह से सेकेंड हैंड बुक स्टोर में आग लग गई और ओनर की डेथ हो गई। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उस एरिया के सारे कैमरास को पहले ही डिस्ट्रॉय किया गया था और पुलिस पता करने की कोशिश में है कि ये एक्सीडेंट था या कुछ और। हीसू और बोंगसुक साथ में जाकर हीसू के लिए यूनिफॉर्म खरीदते हैं और बातों के दौरान हीसू बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। वहाँ से निकलकर हीसू कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है क्योंकि उसने लंच नहीं किया था। तो बोंगसुक बताता है कि उसने भी नहीं किया था क्योंकि वो उसका ही वेट कर रहा था ताकि उसे अकेले लंच ना करना पड़े। ये जानकर हीसू उसे अपने साथ लंच पे चलने को बोलती है उसकी ट्रीट पे। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं
वो फोटो में एक स्कूल का नाम नोटिस करता है जो वही स्कूल था जहाँ बॉन्सुक और हिसू पढ़ते थे। तभी कोई उसके फोन में मैसेज करके अगले टारगेट 3 को मारने को बोलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।